हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। आज मेरे साथ ये जो बंदा है, आपने कभी नहीं देखा होगा पर चैनल इसका जरूर देखा होगा, फिनोवेशंस जो बिजनेस न्यूज डालते हैं। बहुत बार मेरे को कमेंट आती है कि सर आप फिनोवेशन की कॉपी मार रहे हो। मैं आपकी कॉपी नहीं मार रहा हूँ, पर यही है वो फाउंडर ऑफ फिनोवेशन, यही है उनके पीछे का चेहरा। तो आज ही हमको बताएंगे आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करते हो, आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स। तो बताइए अपने बारे में। श्योर। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रसाद एंड नमस्कार। बेसिकली आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपको डीमैट अकाउंट क्या होता है नहीं पता तो शॉर्ट में सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरी प्रोसेस बता दूंगा आईपीओ के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको किसी ब्रोकरेज फर्म के पास जाना होता है। दो टाइप के ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म, दूसरा होता है फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म मतलब पहले फुल सर्विस को देख लेते हैं। फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म वो ब्रोकरेज फर्म होता है जिसकी ब्रांचेस होती है कई सारे, मतलब आपको हर सिटी में वो उनकी प्रेजेंस मिलेगी। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनकी ब्रांचेस नहीं होती है और वो रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके वजह से होता क्या है कि आपके ऑफिसेस कम है, रिलेशनशिप मैनेजर नहीं है, तो आपकी कॉस्ट बच जाती है। कॉस्ट बच जाती है तो क्या करेंगे वो कि कस्टमर को बेनिफिट देंगे उसका। कैसे? तो चार्जेस कम करके। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये है डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर में। फुल सर्विस ब्रोकर वो एक्सिस बैंक हो गए, बड़े बैंक हो गए, और जो डिस्काउंटेड हो गए वो ये हो गए जीरो द अपस्टॉक वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इनमें से किसी भी ब्रोकरेज फर्म के बाद आपको जो भी सूट करता है, आप देखिए कौन सा ब्रोकरेज फर्म आपको सूट करता है। हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको चाहिए कि मेरा ब्रोकरेज फर्म मेरी सिटी में हो तो आप फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म के साथ जा सकते हो। आपको किसी का सपोर्ट की जरूरत है लगातार तो फुल सर्विस के पास जाइए। अगर आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप टेक सेवी हो, तो आपको डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म ऐप प्रोवाइड करते ही करते हैं। तो डायरेक्टली यू कैन बाय एंड सेल द शेयर्स थ्रू देयर ऐप। तो आपको किसी को मिलने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आप अकाउंट खोल सकते हो अपना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आईपीओ के बारे में नहीं पता होगा। आईपीओ का मतलब समझा देता हूं। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार आती है, पहली बार आने को आईपीओ कहते हैं। बात खत्म। आईपीओ का क्या स्टेप होता है, क्या नहीं होता, कभी बाद में बात करेंगे इस चीज के बारे में। पर आज बात करते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करना है। अब मान के चलते हैं मेरे को पता लगा कि भाई लपास का आईपीओ आ रहा है, तो मुझे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए लपास के आईपीओ के लिए ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा पहले का देख लेते हैं कि आईपीओ, जैसे कि मैंने कहा कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट लिया, उसके बाद जो भी आईपीओ आता है उसका एक आपका ब्रोकरेज फर्म आपको ई फॉर्म प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। उस फॉर्म में आप सारी डिटेल्स डाल दो, आपकी बाकी डिटेल्स सारी ली जाएगी। आपका यूपीआई आईडी अगर आपको देना है, यूपीआई के जरिए फोन पे वगैरह से करना है आईपीओ के लिए, आईपीओ में इन्वेस्ट, तो यूपीआई आईडी आप दे दो, वहां से सब फिल कर दो एंड देन दैट्स इट। जब अलॉटमेंट होने के बाद आपको मिलता है आईपीओ तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो फिर कोई बात नहीं। अगर आईपीओ अलॉट होता है तो वैसे आपकी अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है। सिस्टम सट्टे वाला सीन है। बेसिकली क्या होता है मैं बता देता हूँ, मैंने भी कई बार इन्वेस्ट किया है। तो क्या होगा, जैसे कि मान लो आईपीओ निकला, उसके अंदर लॉट्स मिलते हैं आपको। लॉट का मतलब इकट्ठे आपको 50 शेयर लेने पड़ेंगे, 100 शेयर लेने पड़ेंगे, कोई भी XYZ अमाउंट लेना पड़ेगा। अब मान के चलते 50 शेयर का लॉट आया, आपने 50 शेयर खरीद लिए। अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो एक तरह से लॉटरी सिस्टम है, वो किसी को भी मिल सकता है। यहाँ पे जुगाड़ नहीं चलता, यहाँ पे सेटिंग नहीं चलती है। तो आपने 50 शेयर का जो भी अमाउंट था आपने वो जाके उनको पहले दे दिया। उसके बाद अगर आपकी लॉटरी निकलती है तो आपको शेयर मिल जाएगा, और नहीं मिलती तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। अब मिलने लग गया क्या इंटरेस्ट? नहीं मिलता ना। ठीक है। तो मेरे को लूटती है कंपनी। नहीं, ये लॉटरी सिस्टम भी चलता है इसका अलॉटमेंट। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको जो ब्लॉक, जब आप अप्लाई करते हो ना तो पैसा ब्लॉक हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से निकाल नहीं सकते हो। या तो इस तरह से। देन अब ये सवाल आता है, जैसे कि आपने पूछा कि क्या क्या चीजें देखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो मैनेजमेंट से कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा है। ओके, क्योंकि मैनेजमेंट अगर फ्रॉड करता है, बाकी चीजें करता है, तो बाकी चीजें रिलेवेंट हो जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कितने स्ट्रॉन्ग है, इररिलेवेंट है। ठीक है। सबसे पहला आएगा मैनेजमेंट एनालिसिस। ठीक है। जिसमें आपको मैनेजमेंट चेक करना है। जो डीआरएचपी आता है, जैसे कि आपकी कंपनी का आईपीओ आया तो उसके साथ डीआरएचपी आएगा। डीआरएचपी मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है। जो आप पकड़ लो कि आपकी कंपनी की सारी चीजें उसमें हैं, स्टार्टिंग से अब तक। ठीक है। और जो भी मैनेजमेंट में लोग हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है या नहीं, वो सारी चीजें भी उसमें होती है। ठीक है। कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है। तो वो देखने के बाद आपको अच्छी खासी आइडिया आ जाएगी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है। और डीआरएचपी में आपको सिर्फ कंपनी के रिवॉर्ड्स के बारे में और अच्छी चीजों के बारे में बताया नहीं जाता, आपको रिस्क के बारे में बताया जाता है। इस आईपीओ में रिस्क क्या क्या है, अच्छा, आपकी कंपनी में रिस्क क्या क्या है। ठीक है। तो वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड। तो ये सेबी रिलीज करती है, कंपनी रिलीज करती है? ये कंपनी को सेबी को देना होता है। अच्छा। और कंपनी अगर गलत लिख दे उसमें तो सेबी चेक करती है। अच्छा, ठीक है। ओके, एंड सेबी को इनकेस लगता है कि और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेबी उनको फिर से बोलेगी कि आप और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक है। जब इस ड्राफ्ट का फाइनल हो जाता है तो उसे आरएचपी कहते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है। ठीक है। तो वो आप
सेबी की वेबसाइट से ले सकते हो। हम भी हमारी वेबसाइट finotions.com पे आईपीओ के रिसर्च रिपोर्ट्स डालते हैं, हाँ, तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी। ठीक है। तो मैनेजमेंट एनालिसिस पहला पार्ट हो गया, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है। सेकंड पार्ट आपको देखना है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कि क्या क्या चीज़ें का मतलब कंपनी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। फ्री कैश नहीं आ रही है। हाँ, मतलब जनरली होता क्या है कि नॉर्मल लोगों को यही पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज़ है, लेकिन इससे भी बढ़कर कोई चीज़ है तो वो है फ्री कैश फ्लो, जो किसी भी बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए और इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो वो है फ्री कैश फ्लो। तो वो चीज़ें आपको देखनी है। सीसीडी का एग्जांपल जैसे जितना एग्जैक्टली। तो डेट आपको देखना है, बेसिक चीजें भी आप देख लोगे ना तो दैट्स फेयर। मतलब डिटेल एनालिसिस तो सजेस्ट ही करेंगे ऑब्वियसली, बट आप बेसिक चीजें भी देखो कि डेट कितना है कंपनी का, देन फ्री कैश फ्लो कितनी है। क्योंकि क्या है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको भी पता है कि आज प्रॉफिट एंड लॉस आपकी कंपनी को हो गया तो तुरंत वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है। राइट। तो रिफ्लेक्ट होगा कैश फ्लो पे कि कितना कैश आया। ठीक है, आपको आपने बिजनेस में माल बेच दिया आज, आपने कुछ कोर्सेज जो भी है आपका प्रोडक्ट्स वो आपने सेल कर दिया, उसका पैसा 2 महीने बाद आता है, लेकिन प्रॉफिट तो अभी दिखाओगे। राइट। लेकिन कैश फ्लो को 2 महीने बाद दिखेगा। तो कैश फ्लो इज लाइक रियल कैश का फ्लो वहां पे दिख रहा है। और बैड डेट भी हो सकता है वो, या बच्चा पैसा ना दे। राइट। ठीक है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें देखनी है। तो सेकंड आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही देखना और भी देखना है, और भी कई सारी चीजें। तो इसके लिए अभी इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन करना ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि इसके बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं कि हाउ टू रीड बैलेंस शीट और मनी कंट्रोल, हाउ टू रीड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और मनी कंट्रोल, ऐसे कई सारे वीडियोस हमने बनाए। ठीक है। बैलेंस शीट को बेसिकली रीड करना आना चाहिए। या रीड करना आपको बैलेंस शीट रीड करनी है, उसके बाद अब आप आइए वैल्यूएशन पे। ठीक है। ना वैल्यूएशन क्या होता है? अब जनरली यही आता है कि वैल्यूएशन क्या होता है कि आप किसी दुकान में जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए या कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो कपड़ा खरीदते टाइम आप क्या देखते हो? पहले कपड़ा देखोगे, उसका ब्रांड नेम देखोगे, और उसके बाद आप लेबल पे जाओगे कि कितना प्राइस है। और जैसे ही कपड़ा और ब्रांड नेम देखोगे तो आपके दिमाग में एक प्राइस आ जाएगी कि इस चीज की ये प्राइस होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन लेबल देखने के बाद आप तुरंत पता करते हो कि ये महंगा है या फिर सस्ता है। अगर आपको लगता है कि सस्ता है, आप बोले इसको जल्दी उठा लो। ठीक है। ठीक है। वॉट इट। तो ये कैसे डिसाइड करते हो आप? डिपेंडिंग ऑन कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, बाकी सारी चीजें कैसे, और उसके हिसाब से। आप ये भी नहीं देखते कि ठीक है प्राइस देख ली उठा लो, प्राइस देख ली उठा लो, ये हम कभी नहीं करते। जनरली क्या होता है कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, चाहे वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो या और कोई इन्वेस्टमेंट हो, लोग जनरली सबसे ज्यादा फोकस बस प्राइस पर देते हैं कि इस शेयर की देखो, ये शेयर तो 45 रुपए में मिल रहा है, इसको ले लो। वैल्यूएशन क्या है उसका? सही वैल्यूएशन क्या है उसकी? कंपनी की सही वैल्यू क्या है? और उनको कैसे पता लगेगा राइट वैल्यूएशन क्या है? जैसे कि मान के चलता हूँ मैंने लपास का क्या दिया, हाँ। कि मेरा, जैसे अभी मैं अरामको की बात करके चलता हूँ, अरामको ने कहा कि हमारी वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन है, और उसके जो बाकी जो बंदे थे उन्होंने कहा कि इनकी $1.5 ट्रिलियन है। तो अब मेरे को कैसे पता लगेगा एज अ नॉर्मल बंदा कि असली वैल्यूएशन क्या है? उसके लिए वैल्यूएशन की अलग अलग मेथड्स आती है। ठीक है। एक बेसिक मेथड सजेस्ट करूंगा, वो है DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है। वो आप यूज करोगे तो उससे आप कैश फ्लो की मदद से डिस्काउंट कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग करके अब 5 साल वाला सीन, 5 साल 10 साल 15 साल, जनरली 10 साल करते हैं लोग, तो 10 साल वाला चीज करके DCF मेथड से वैल्यूएशन निकाल सकते हो उस कंपनी का। ठीक है। और वैल्यूएशन निकालने के बाद अब आपके दिमाग में फाइनल हो जाएगा कि आपने देखा मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपने देख ली, ठीक है, उससे भी आप सेटिस्फाइड हो कि ये फ्यूचर में चलेगी, फ्यूचर प्लान भी आपको पसंद आ गया है, ठीक है, कंपनी के स्टेटमेंट्स आपको स्ट्रांग लगे हैं और वैल्यूएशन भी आपके हिसाब से सही है, ठीक है, तो देन दैट्स गो। ठीक है, तो आप आगे जाके जा सकता हूँ मैं उसके ऊपर, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है। ठीक है, कुछ लॉट्स की भी लिमिट होती है, एक बारी में कितना शेयर्स खरीद सकता हूँ? आप अप्लाई कितने भी कर सकते हो, लेकिन क्या है ना कि अगर वो ज्यादातर आईपीओ जो होते हैं ओवर सब्सक्राइब होते हैं। हाँ, अब ये ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब क्या होता है पता है इनको? मतलब जैसे कि आपकी कंपनी ने निकाले, मान लेते हैं कि 10,000 शेयर्स, ठीक है, टोटल, ठीक है, तो 10,000 शेयर्स पूरे सब्सक्राइब हो गए तो हो गया फुल्ली सब्सक्राइब। मतलब 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया शेयर के लिए? हाँ, मतलब हाँ, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन 10,000 शेयर पूरे शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हो गया फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है, और उसके ऊपर जो सब्सक्रिप्शन जाएगा, ठीक है, वो जाएगा फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और अगर कोई 10,000 भी नहीं जाते आपके शेयर तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि मेरा शेयर का जो मैंने रेट निकाला था वो एक शेयर 100 रुपए का था एग्जांपल के लिए, अब वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो जब वो शेयर खुलेगा, मान के चलते हैं वो शेयर की डेट है जिस दिन आईपीओ निकलना है, उस दिन निकलना है 5 तारीख को, ओके, 5 फरवरी को। अब 5 फरवरी को जब शेयर खुलता है, ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से उसका रेट बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? उसमें कंडीशंस है। पहले तो अलॉटमेंट क्या होगी कि जब कोई कंपनी का स्टॉक शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, ठीक है, तो हर किसी को ना मिनिमम शुरुआत में एक लॉट ही मिलेगा। ओवर सब्सक्राइब है ना, तो मिनिमम एक लॉट ही मिलेगा सबको, ट्राई किया जाए कि सबको एक लॉट मिले। अगर वैसा भी नहीं होता है, एक लॉट भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो लॉटरी सिस्टम से जिसको जो मिले वो, ठीक है, मतलब आपने मान लो 2 लॉट 3 लॉट सब्सक्राइब किए, ठीक है, तो
सबसे पहले सबको एक एक लॉट दिया जाएगा। ठीक है। अगर उसके बाद भी कुछ लॉट बचते हैं तो फिर बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक एक लॉट भी नहीं दे पा रहे हैं तो आपको किसी को एक लॉट से ज़्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है। मैक्सिमम एक ही लॉट मिलेगा और वो भी लॉटरी सिस्टम से। ठीक है। तो इस तरह का नहीं, मेरा पॉइंट ये है, अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ हाँ तो उसका जब Pricing, मार्केट खुलेगी या। प्राइस ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, उतने भी खुलेगा। आईपीओ में कंपनी ने क्या किया कि अपने शेयर्स आपको बेच दिए, ठीक है। हमें बेच दिए, सारे इन्वेस्टर्स को बेच दिए। ठीक है। नाउ उसके बाद क्या होगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब लिस्ट होने के बाद आप क्या करोगे कि उन लोगों को शेयर्स बेचोगे जिनको शायद आईपीओ में मिला नहीं था या फिर वो अब इंटरेस्टेड है। नाउ स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी खरीद सकता है अब। हाँ ठीक है। तो अब की जो प्राइस है वो प्राइस डिपेंड करेगी अल्टीमेटली पब्लिक पे ठीक कि है। लोग उस टाइम किस प्राइस की बिडिंग कर रहे हैं। ठीक है। सिंपल। तो मतलब अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो चांसेस है कि जब वो खुलेगा तो वो 101 रुपये या उससे ऊपर पे खुलेगा, या फिर वो 95 पे भी खुल सकता है। खुल तो 95 हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर जैसे ओवर सब्सक्राइब भी हुआ तो भी हो सकता है कि वो कम प्राइस पे खुल जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ज़्यादा टाइम सिंपल होता है कि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है तो सेंटीमेंट बाइंग साइड ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर आने पर ज़्यादातर टाइम प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ज़्यादातर टाइम उसके ऊपर वाली प्राइस पर ही खुलते हैं। ठीक है। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, अगर शेयर मैंने 100 रुपये रेट रखा, हाँ अभी मार्केट पे वो आ रहा है, हाँ वो जैसी मार्केट पे सुबह मार्केट खुली, मार्केट खुलते ही मेरा लिस्ट हो गया, राइट। अब वो 100 रुपये का ही खुला ना? नहीं, हाँ, वो कम कैसे हुआ? वो प्री मार्केट में भी हाँ शुरू हो जाता है। सबसे बिडिंग शुरू हो जाएगी ना प्री मार्केट में, मतलब 15 मिनट का 9 से 9:15 ठीक है। प्री मार्केट चलता है। हाँ, तो इसके बीच ही बिडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। और एक फाइनल प्राइस भी निकल कर आ जाएगी उस ट्रांजैक्शन, उस ऑक्शन पे। ठीक है। और जो फाइनल प्राइस डिसाइड होगी उसके हिसाब से फिर आगे मार्केट लोग ही डिसाइड करेंगे बेसिकली। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक नई चीज और सीखने को मिली मेरे को भी पर्सनली। Okay. मेरे को ऐसा लगता था कि ओवर सब्सक्राइब हुआ कोई शेयर तो इसका मतलब तो भाई बेटर है। 100% ऐसा हाँ, गारंटी तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्री मार्केट डिसाइड करेगी कि उस दिन उस टाइम के ऊपर क्या सीन चल रहा है। क्योंकि मैं क्या सोचता था, ओवर सब्सक्राइब चल रहा है, चलो लगा दो। या। अभी तक तो किस्मत की खा रहा था मैं। हाँ। पर चांसेस ये भी हो सकते थे कि जब मैंने सब्सक्राइब कर लिया, मैंने ले लिया, मैंने सोच लिया और बाई चांस मुझे मिल गया, हाँ और कुछ दिनों के बाद खबर आ गई कुछ गलत, एग्जैक्टली। उसके बाद वो आईपीओ खुला, हाँ तो सेंटीमेंट्स बाइंग रहेंगे नहीं ना, तो मेरे को लॉस हो सकता है। गुड, अच्छी चीज सीखने को मिली। अगर नहीं समझ में आई ये वाली बात को तो वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, तब समझ में आएगी। ओके, थैंक यू। और कुछ उसके बाद क्या करा जाए? हाँ, उसके बाद जनरली होता क्या है कि जब भी कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करता है तो लोग देखते हैं कि देखो IRCTC का आईपीओ आया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, 100% रिटर्न मिल गया लोगों को। डीमार्ट का जब आईपीओ आया था, डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपर मार्ट, उसने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे पहले दिन ही। ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया, अभी आया था जो। तो जनरली होता क्या है कि जब आईपीओ का सीजन आ जाता है तो इधर उधर की कंपनीज भी अपना आईपीओ ला देती है, जिनको अप्रूवल पहले ही मिला होता है सेबी से, लेकिन वो बस इंतजार करते हैं। तो जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब आप मेरे जैसे नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़्यादा जनरली ऐसे सीजन में हाइप में ज़्यादा सोचते नहीं है। उनको लगता है कि ये आईपीओ भी चल गया, वो भी आ गया, ये भी चलेगा, डाल देते हैं पैसा अपना, और फिर पता चलता है कि नहीं, कंपनी इस क्वालिटी की है ही नहीं और फिर रिटर्न्स मिला ही नहीं। ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ ये होती है कि जनरली आपको ये भी देखना है कि किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वैल्यूएशन बड़ा मैटर करता है। देखो जनरली कंपनी क्या करेगी कि ज़्यादा वैल्यूएशन अपसाइड इन्वेस्टर्स के लिए रखती नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा वैल्यूएशन अपसाइड रखती है। ठीक है। जैसे कि अगर मेरी कंपनी की वैल्यू जो भी है, हाँ, तो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये आती है, तो मैं 98 डालूंगा। बिल्कुल ऐसा कुछ कि इन्वेस्टर को आईपीओ में मिल जाए कुछ। ठीक है। सो ये गवर्नमेंट कंपनीज कुछ ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज इस तरह करती है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट कंपनीज की बात आती है तो कई सारी कंपनीज तो ऐसी देखी हमने कि पूरा मतलब उसका वैल्यूएशन को, मतलब जो गन्ने का जूस है वो ऑलरेडी निकला चुका होता है और फिर गन्ना रहता है एंड देन लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर सब खाली हो जाता है। इसमें सेबी कुछ देखता भी नहीं है। सेबी ऑब्वियसली सारी चीजें देखता है, लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्टर का भी काम है वैल्यूएशन, सारी चीजें सेबी नहीं करेगा ऑन देयर बिहाफ। इन्वेस्टर को भी ये सोचना है, देखना है कि वैल्यूएशन सही है या नहीं। तो कोई ऐसी साइट है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है या फिर नहीं है? वैल्यूएशन जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा खुद और सबको कि खुद ही कैलकुलेट करो, क्योंकि जनरली हर पर्सन के हिसाब से, अब किसी को कोई कपड़ा अच्छा है, किसी को कोई कपड़ा, वो आप अग्री नहीं करोगे। कोई पर्सन बोलेगा कि नहीं ये जो कपड़ा है ये तो मुझे बहुत सस्ता मिला, आप बोलेगे नहीं ये महंगा है, हो सकता है, लेकिन वो हर किसी का परसेप्शन है। ठीक है। तो जनरली हम यही सजेस्ट करेंगे वैल्यूएशन आप निकालो। डीसीएफ में तो उतनी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, हमने कई बार एक्सप्लेन किया है उसे। और बिजनेस मॉडल नहीं देखना? अब बिजनेस मॉडल ऑब्वियसली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जब मैंने बोला तो उसमें आपको सारा बिजनेस मॉडल देखना है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस देखने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि
जो आपका पैसा बनेगा वो कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस पर बनेगा। सही बात। फिलहाल कंपनी की कितनी भी अच्छी रहो, वो तो करंट वैल्यूएशन उसका फिलहाल पे रहे, ठीक है। आगे वाला वैल्यूएशन यानी आगे वाला अपना आपका पैसा किस पर बनेगा, उसके फ्यूचर बिजनेस परफॉर्मेंस पर। तो वो चीज़ तो अल्टीमेटली कंपनी की वैल्यू ही बिजनेस पर डिपेंड है। तो उसे तो छोड़ के ये बैलेंस शीट एंड सारी चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो एक चेक करने का जरिया है कि बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है। और आपको प्रोडक्ट सर्विसेज भी देखना पड़ेगा। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन ज़्यादा टाइम तक टिकेगा और कौन आपको मल्टीपल अच्छे कंपाउंडिंग रेट्स पर अच्छे रिटर्न्स दे सके। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर कुछ रह गया कमेंट में नीचे पूछ लेना, आपको उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी या नीचे कमेंट के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। ओ रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई थी। हाँ, ओ ओह माय गॉड।